अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। कोच वक़ार यूनुस की माजी का मनफी असर ज़ाहिर करने की कोशिश, क्रिकेटर्स से की फोन पर गुफ्तगू। स्कोर की खबर पर कोच ने वक़ार यूनुस ने मोहम्मद इरफान को रमजान टूर्नामेंट में शिरकत से रोक दिया। अंडर 17 टीम का इंतखाब, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के दावों की खलाई खुल गई। और वर्ल्ड चैंपियन टीम जर्मनी की वतन वापसी पर शानदार अंदाज में पजीर आई। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मौजूदा टीम के कोच वक़ार यूनुस की, जो कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को दौरा श्रीलंका से कबल कैंप में तैयारी कराने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वक़ार यूनुस जो माजी में सीनियर खिलाड़ियों के साथ इख्तिलाफात की वजह से खबरों में मीडिया में बहुत ज़्यादा इन रहे थे, इस बार कुछ मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं, नए अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं और शुरुआत उन्होंने की है खिलाड़ियों को टेलीफोन करके। तो जब आप इकट्ठे जब रहते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा कोच प्रॉब्लम वही होता है कि जो उनको निगेट करता है, उनके ऊपर काम करता है और बेहतर करता है उन चीज़ों को। तो उम्मीद है कि जो गलतियां मैंने अगर की है, क्योंकि मेरा भी पहली दफ़ा हेड कोच का जॉब था, तो ऑफकोर्स मैंने भी अगर गलतियां की हैं तो उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये थे कौमी क्रिकेट टीम के कोच की हैसियत से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाले साबिक टेस्ट कप्तान वक़ार यूनुस, जो बॉलर की हैसियत से तो पाकिस्तान टीम की जान थे। अलबत्ता कोच के मामले में उनके रवैये ने कई सीनियर्स को उनसे बज़्ज़न किया। शायद यही वजह थी कि शोएब अख्तर तो यहाँ तक कह गए, Unfortunately, he is not a great coach. He is not a great coach. नहीं, ना उनको हैंडलिंग आती है, ना उनकी कोई सर्टेन बिटरनेस है जो लड़कों के खिलाफ। अफरीदी को प्रॉब्लम थी, उनको पता नहीं किस चीज़ की हम सबसे प्रॉब्लम थी, और शाहिद को भी प्रॉब्लम थी, शाहिद को भी उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं मैं बीमार हूँ और जो चल जाके सिडनी में दरखास्त दे दी, मैं यहाँ कोच बनना चाहता हूँ। आई डोंट नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने उनके बारे में आज प्रोग्राम उनके बारे में क्या कहा, मैं उनके बूटों का तस्मा भी नहीं हूँ एज अ बॉलर, एज अ बॉलर। Unfortunately, he wasn't a great captain, he wasn't a great coach. लेकिन अब वक़ार यूनुस कुछ वो नहीं करना चाहते जिसके सबब शाहिद आफरीदी उनके सामने खड़े हो गए थे, यानी वो खिलाड़ियों को इज्जत देकर खुद अपने लिए यही हासिल करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में कोच साहब ने अमली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन का मुस्बत अंदाज में किया इस्तेमाल और किया खिलाड़ियों को फ़ोन, उनसे पूछा फिटनेस का हाल और उन्हें दिलाया अपने ताउन का यकीन। खिलाड़ी जो वक़ार यूनुस के कोच बनने के बाद कदरे मोहतात थे, साबिक कप्तान के इस रवैये पर हैं खुश। अलबत्ता बास क्रिकेटर्स का ख्याल है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और वक़ार यूनुस को जांचने का पैमाना इस बुनियाद पर बनाना महज खाम ख्याली भी हो सकता है साबित। तो खुश फहमी के बजाय रहना चाहिए मोहतात, क्योंकि ज़रा सी गलती पर हो सकती है किसी की भी छुट्टी। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो आखिरी लम्हे तक हिम्मत नहीं हारता और टीम से ड्रॉप होने के बावजूद भी कोशिश जारी रखता है। और ये सूरत हाल पाकिस्तान के T20 के मुस्तकिल रुकन सोहेल तनवीर के साथ इन दिनों दरपेश है, जो कि उम्दा कारकर्दगी के बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना हुआ है पहले, और उसके बाद दौरा श्रीलंका के लिए उनके नाम पर गौर नहीं किया गया। लेकिन सोहेल तनवीर ने हिम्मत नहीं हारी और इन दिनों वो मौजूद हैं जज़ायर गरबुल हिंद में कैरेबियन लीग में, और वहाँ उन्होंने मुतासिर किया है अपनी बॉलिंग से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसमें काम करने वालों की मंतक ही निराली नजर आती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में यूनुस खान का मामला सबसे ज्यादा गर्म रहा और चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की मुदाखलत पर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाए और फिर दौरा श्रीलंका के लिए वनडे टीम में शमूलियत भी इन ही की मुदाखलत की वजह से हुई। मगर एक और क्रिकेटर है जिसकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। जी हाँ, सोहेल तनवीर T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल रुकन हैं। इनकी परफॉर्मेंस से कौन वाकिफ नहीं। इसी प्लेयर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेटों की परफॉर्मेंस दी।
Oh, great finish to the 18th over. वर्ल्ड टी20 2007 में सुहेल तनवीर ने डेब्यू किया और इंटरनेशनल सतह पर अपनी धाक बिठाई। इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए मुंतखब हुए और पहले इवेंट में बेहतरीन बॉलर का एजाज हासिल करने में कामयाब रहे। And that's a beauty. You can't get that better from around the wicket. Quick arm action. मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता को इनकी ये कारकर्दगी नजर नहीं आई, इसलिए ना तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने का ख्याल आया और न ही दौरा श्रीलंका के लिए वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया। लेकिन सुहेल तनवीर इस पर भी हिम्मत नहीं हारे और अब वो कैरिबियन लीग में सेंट लूसिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहां इनकी बॉलिंग का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। उन्होंने जमैका के खिलाफ उस मैच में 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए और 1 विकेट ली, जहां क्रिस गेल ने सेंचुरी स्कोर की। That's gone a long, long way in the air, out towards deep mid-wicket. जनाब, अपने इस प्रोग्राम में हम हमेशा तनकीद बराए इस्लाह के कायल रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद के नहीं। और अब से कुछ दिन पहले 30 जून 2014 को अपने इस प्रोग्राम में हमने एक रिपोर्ट शामिल की थी पाकिस्तान के दराज़ टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान के हवाले से, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची में उन्हें रमज़ान टूर्नामेंट में शिरकत की इजाज़त दे दी थी। लेकिन स्कोर प्रोग्राम में 30 जून 2014 को एक रिपोर्ट नशर की गई और उसके बाद पाकिस्तान टीम के हेड कोच वकार यूनुस ने इरफान को रमज़ान टूर्नामेंट में शिरकत से रोक दिया। वो रिपोर्ट क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तवील कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने की इजाजत दे दी। मोहम्मद इरफान, जिन्हें पाकिस्तान टीम का असासा करार दिया गया, मगर बोर्ड ने इस सोने की मुर्गी के तमाम अंडे एक साथ हासिल करने की रविश इख्तियार की और तमाम तर्ज की क्रिकेट में इरफान का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो किसी काम के न रहे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 15 नवंबर 2013 को दूसरा टी20 खेलते हुए इंजर्ड हो गए। Is it safe? It's a long way back. He's not comfortable out there, Mohammad Irfan. He had some issues with his ankle. He fell over as he delivers his... बोर्ड ने इसके बाद भी उन पर खास तवज्जो न दी और यही वजह है कि इसी साल फरवरी में नेशनल टी20 चैंपियनशिप में मोहम्मद इरफान मुल्तान टाइगर्स की नुमाइंदगी करने के लिए मैदान में उतर गए, मगर नतीजा धाक के वही 3 पात। वो 2 मुकाबलों में सिर्फ 5 ओवर ही करा सके और फिर अनफिट होकर क्रिकेट से दूर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी इंजरी की संजीदगी को देखते हुए उन्हें 1 मौका फिटनेस कैंप भी दिया और अब इत्तलात है कि वो फिट हैं। फिटनेस मेरी काफ़ी बेहतर है। रोजाना 1 घंटा बॉलिंग करता हूँ, आधा घंटा करके 2 सेशन में बॉलिंग करता हूँ, तो अपने आप को मैं 100% फिट महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आगे भी टाइम है, अपनी ट्रेनिंग साथ जारी रखूँगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। अब सवाल ये है, क्या ये दानिशमंदाना फैसला है? क्योंकि रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट जिन ग्राउंड पर खेला जाता है वो ग्राउंड्स इंटरनेशनल मेयार के नहीं होते और इसकी वजह से क्रिकेटर्स के अनफिट होने का खदशा रहता है। क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे अहम टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है, जहां मोहम्मद इरफान खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोहम्मद इरफान खुद भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विकेटों पर पाकिस्तान को तनहा कामयाबी दिलवाना चाहते हैं। मेरी भी कोशिश यही है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करूं और अकेला जिस तरह की उधर विकटें हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इंशाल्लाह अकेला अगर 100% फिट हुआ तो इंशाल्लाह अकेला पाकिस्तानी टीम को मैच जितवा के वापस लाऊंगा। मोहम्मद इरफान अब भी पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। अगर पीसीबी उन्हें वर्ल्ड कप तक फिट रखना चाहता है तो तवील कामत फास्ट बॉलर को न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि गैर जरूरी टूर्नामेंट से भी दूर रखे तो बेहतर होगा। मोहम्मद इरफान के हवाले से 30 जून 2014 को स्कोर में चलने वाली ये वो रिपोर्ट थी जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इरफान को रमजान टूर्नामेंट में खेलने की इजाज़त दी और उसके बाद फिर ये इजाज़त वापस ले ली। फ़ायदा इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, फ़ायदा इसमें मोहम्मद इरफान का है, जिन्हें पाकिस्तान के लिए अभी क्रिकेट खेलनी है और बड़े मैचेस खेलने हैं और हम अपना ये काम जारी रखेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे अंडर 17 टीम की, जिसका ऐलान हुआ है दौरा इंग्लैंड के लिए, लेकिन बहुत से सवाल के साथ। जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान और उभरते खिलाड़ियों को कर दिया नजरअंदाज। सिलेक्शन कमेटी चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीनियर हो या जूनियर, जब भी टीम मुंतखब होती है सवालात जहन में जरूर उभरते हैं और फिर
जवाबात के लिए सेलेक्टर सामने आते हैं या नहीं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड का दौरा करने वाली अंडर 17 टीम का ऐलान किया तो कुछ सवालात उभरे, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्शन चाहे सीनियर क्रिकेट टीम की हो या फिर जूनियर सतह पर, मामला इतने बिगड़े हुए हैं कि सेलेक्टर बनकर साबिक क्रिकेटर्स अपनी डिक्शनरी से लफ्ज मेरिट ऐसे गायब कर देते हैं जैसे ये लफ्ज कभी था ही नहीं। मोइन खान की सरबराही में काम करने वाली 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के कारनामे अभी खत्म हुए नहीं थे कि बासित अली की सरबराही में काम करने वाली जूनियर सिलेक्शन कमेटी के बुलंद बांग दामों की खलई भी खुलकर सामने आ गई। इंग्लैंड जाने वाली अंडर 17 टीम के सिलेक्शन में कई बासलाहियत और मुस्तहिक क्रिकेटर्स को ऐसे नजरअंदाज कर दिया गया जैसे कभी उनका वजूद था ही नहीं। मुल्तान के राव इरफान, जिन्होंने 57.50 की औसत से 345 रन बनाए, उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों की फहरिस्त में रखा गया। और इस्लामाबाद के सैयद मुजम्मिल शाह, जिन्होंने 3 मैचों में 188 रन बनाए, उन्हें टीम में रख लिया गया। कुछ यही हाल लाहौर के बासलाहियत अली जरियाब आसिफ के साथ भी रवा रखा गया। हाँ, पसंद का मामला आया तो अंडर 16 टूर्नामेंट के 2 मैचों में कोई विकेट न लेने वाले समीन गुल को टीम में शामिल करके मेरिट का कत्ले आम किया गया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के कंधों पर लगता है एक बार फिर भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है, जिन्होंने सीनियर सिलेक्शन कमेटी के बाद फैसलों को पसे पुश डालते हुए हकदारों को हक दिलवाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर नजम सेठी ने ही सारे उल्टे काम सीधे करने हैं तो फिर सिलेक्टर्स की जरूरत क्या है। पाकिस्तान अंडर 17 टीम इंग्लैंड जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम कुछ अरसे पहले अंडर 16 टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया था और उसके टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स की फहरिस्त इस वक्त आपको दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि कौन इसमें से मुंतखब हुआ है और कौन नहीं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं बैट्समैनों की, और टॉप बैट्समैनों में भावलपुर के मोहम्मद उमैर थे, जिन्होंने 4 मैचों में 411 रन बनाए थे, लेकिन ये ओवर एज होने की वजह से कंसिडर ही नहीं किए गए। फिर मुल्तान के राव इरफान 5 मैचों में 345 रन स्कोर करते हैं, तीसरे नंबर पर है, इन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया। अहमद सुल्तान ने 5 मैचों में 382 रन स्कोर किए, शुक्र के ये टीम का हिस्सा बन गए। हमाद आलम 5 मैचों में 322 रन, कराची से इनका ताल्लुक, ये भी 15 रुकनी टीम में शामिल हैं। और हैदराबाद के अजीज जाफरी 3 मैचों में 278 रन बनाकर ऐसे नजरअंदाज कर दिए गए जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। 5 टॉप बॉलर्स अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के पीसीबी टूर्नामेंट के ज़ेरे एहतमाम कौन थे, वो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। फराज खान 5 मैचों में 28 विकेटें हासिल करते हैं और टीम में शामिल हो जाते हैं, खुश नसीब हैं। अरीश जाफरी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, 3 मैचों में 27 विकेटें लेते हैं, नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। 5 मैचों में 22 विकेटें हासिल करने वाले कराची के साद जाहिद कहीं दिखाई नहीं देते। लाहौर के मोहम्मद उमर, जिन्होंने 3 मैचों में 18 विकेटें हासिल की, शुक्र कि वो टीम का हिस्सा बन गए। और अजीज अब्दुल्ला, जिन्होंने 5 मैचों में 17 खिलाड़ियों को आउट किया, वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। और जनाब इस तमाम सूरत हाल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन 37 साल के सैयद अली उरूज नकवी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 5 टेस्ट मैचों में 30.25 की औसत से कुछ 242 रन स्कोर किए और 97 अक्टूबर में उन्होंने रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अव्वलीन टेस्ट इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी। अली नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे और इस हवाले से आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपको हमने अपने शो में बुलाया और आपने लब्बैक कहा, आप आए हैं। अमूमन होता ही है कि सिलेक्शन कमेटी के रुकन जो है वो ज़रा डरते हैं, लेकिन आप कुछ अलग नज़र आए हैं। लेकिन जानना आपसे ये चाहूँगा कि ये जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के इंतखाब पर कुछ सवालात हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, यही आपने सारी रिपोर्ट में सुन रहा था, स्पेशली जो लास्ट फ्यू वर्ड्स थे जिसमें आपने 5 बैट्समैन और 5 बॉलर्स का बताया था। इसमें मोहम्मद उमैर का पहले तो मैं करेक्शन कर दूं आपको कि ये ओवर एज ज़रूर हुए थे, लेकिन उसके बाद टूर से पहले तो हमें ये पता था कि अंडर 17 की टीम जानी है। लेकिन उसके थोड़े अरसे बाद हमें एक गाइडलाइन आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें भेजी कि आप 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे भी खिला सकते हैं जो कि एट द एज ऑफ 18 भी हों तो वो भी कंसिडर होंगे। तो उसके बाद हमने मोहम्मद उमैर को, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं होती और वो बेस्ट बैट्समैन थे, वो वापस टीम में आ गए हैं। फराज की बात की, उमैर की बात, अब सबीन गुल की आपने बात की, तो देखें या मैं एक चीज़ आपको बताऊं यहाँ पे कि ये टीम कोई 4 दिन 5 दिन में नहीं बनाई गई है, इसका पूरा मॉनिटर किया गया टूर्नामेंट। और उसमें मैं खुद मतलब आई हैव बीन अवे फॉर इस्लामाबाद और इस रीजन में 20 से 25 दिन वहाँ रहा हूँ और सुबह पहले बॉल से आखिरी बॉल तक देखते रहे हैं। सो कंडीशनली सिचुएशनली जो बच्चे थे
उनको बिल्कुल उस तरीके से देखा गया है और जो कंडीशन में जाके उन्होंने खेलना है उस तरह के जो प्लेयर्स हैं वो लेके हैं। अभी आपने राव इरफान और मुजम्मिल शाह की बात की, तो वो भी मैं आपको बताऊं कि मुजम्मिल की जो सिचुएशनल परफॉर्मेंस थी वो या बहुत क्रूशल्स थी और वो मैं खुद उसका पर्सनली आई विटनेस था। और उन्होंने उसके अलावा भी जो आके कैंप हुआ है और उसके बाद जो मैचेस ट्रायल्स के हुए हैं उसमें भी उनकी परफॉर्मेंसेस जो थी, और प्लस वो ये कि एक यूटिलिटी क्रिकेटर हैं और एक पैकेज हैं, वो साथ ऑफ स्पिन भी डिसेंट ऑफ स्पिन भी करते हैं और बहुत ग्रिंगो फील्डर भी हैं और एट टाइम्स उन्होंने विकेट कीपिंग भी किया है। अली चलें तो यहाँ पर मुजम्मिल के हवाले से तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए, आपके इस्लामाबाद के एक और खिलाड़ी हैं इकरामुल्लाह नियाजी, 3 मैचों में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं 28 की एवरेज से, उनको आपने रख लिया। फराज के बाद अरीश जाफरी, साज जाहिद और अजीज़ अब्दुल्ला ड्रॉप हो गए हैं, उनकी तो इनसे ज़्यादा विकेटें। नहीं देखें, यही अब मैं वही चीज़ बता रहा था, अभी आपने अरीश जाफरी की बात की, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बड़ा अच्छा लड़का है, उसने बहुत ज़्यादा विकेटें ली हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये नहीं हुआ कि वो किसी वजह से नहीं सिलेक्ट हुआ, उसके बॉलिंग एक्शन का इशू था और वो ऑलरेडी उसके जब रीजन्स में जहाँ पे उसने ये विकेटें लिए वहाँ पे भी हमें फीडबैक और अंपायर्स रिपोर्ट भी आई हैं और एमसीए में उसकी बाकायदा हमने वीडियो बनाई और उससे पूरा काम किया है। ही इज़ गेटिंग ऑन अ बेटर साइड, लेकिन अभी वो थ्रू आउट क्लियर नहीं हुआ। ऐसे एक लड़का मंसूर था, मतलब ये उस तरह के प्लेयर थे जिनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही ये आए हुए थे और इन्होंने जितने आउट किए हुए थे 26 बहुत आउट होते हैं। अरीश जाफरी जो ये हैदराबाद के, और दूसरा आपने उज़ैर जाफरी की भी बात की, नो डाउट उन्होंने 300 प्लस रन बनाए हैं, लेकिन ये बात वही है कि हम जिन कंडीशन में पाकिस्तान की टीम जानी है उस कंडीशन के हिसाब से, जैसे इंग्लैंड में अभी इकरामुल्लाह नियाजी की आपने बात की, वो एक बहुत अच्छे मीडियम पेसर हैं और वो बिट्स एंड पीसेस साथ में 25 से 30 रन बनाते हैं और बड़े कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन बॉलर हैं, तो उनको उस वजह से देख के ये रखा गया। और इनके अलावा जो प्लेयर नहीं है, जैसे आपने अली ज़रियाब या अहमद हसन है या नाजिद राहील हैं, इन प्लेयरों को हमने एनसीए कोर्ट्स में किया। देखें इसके बाद एशियन टूर है अंडर 19 का बिफोर द वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे जिस किस्म के पिचेज होंगी वहाँ ये जो रिजर्व लड़के हैं इनको ऑब्वियसली चांस दिया जाएगा। अली मैं एक लम्हे के लिए अगर आपकी बात मान लेता हूँ, सैयद मुजम्मिल शाह की आप बात करते हैं कि उन्होंने बड़े कुशल टाइम पे इस्लामाबाद के लिए कुशल परफॉर्मेंस दी। 3 मैचों में उन्होंने 188 रन स्कोर किए, 69 उनका बेस्ट स्कोर था, 47 उनकी एवरेज थी। लेकिन अगर वो इतने ही अच्छे थे तो जब आप एडवांस प्रोग्राम के लिए लड़के सेलेक्ट कर रहे थे वहां पर तो आपने इनको अलग कर दिया था, फिर इनको आप रखते हैं वहां पर? नहीं देखें, उसमें 2 चीज़ें थी। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी, अगर हम एक रीजन से 2-3 प्लेयरों को एडवांस प्रोग्राम में ले लेंगे या अंडर 19 कोर्ट्स में ले लेंगे तो उनके रीजन जो हैं वो थोड़े से वीकर साइड जाते हैं, तो थोड़ा सा ये भी मद्देनज़र रखना होता है कि अगर हम 3 प्लेयर इस्लामाबाद के एनसीए में ले लेते हैं तो उनके वो 3 प्लेयर ऑब्वियसली वो जो उनका रीजनल जो एक टीम होगी उसमें या थोड़ी सी उनको ना स्ट्रगल होगी। बहरहाल अभी ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं है या मैं इसीलिए ब्लंटली आगे आपसे भी बात कर रहा हूँ ये कि हमें भी थोड़ा सा टाइम दें, और ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये वो वाली नहीं है कि जहाँ 2 प्लेयरों पे हमने डिबेट करनी है। यहाँ 15 के 15 जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा हमारे पे जिम्मेदारी भी है कि यही बच्चों ने कल को जाके पाकिस्तान की क्रिकेट खेलनी है, तो ये बड़ा हार्ड वर्क हो रहा है। आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए, जिस तरह आपने भी ये रिपोर्ट दिखाई इरफान के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अच्छा अली, एक और इससे पहले कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आप हैदराबाद के 2 खिलाड़ी हैं, अरीश जाफरी और उज़ैर जाफरी, एक को आप कहते हैं कि बॉलिंग एक्शन का प्रॉब्लम है, एक को आप कहते हैं कि बहुत अच्छे बैट्समैन है, आगे उनको हम चेक करेंगे, लेकिन रिजर्व खिलाड़ियों में 8 विकेटें लेने वाले मोहम्मद इब्तिसाम को रख लेते हैं, तो उनको आप रख रहे हैं, हैदराबाद के 2 खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, इनसे इतना प्यार क्यों? नहीं देखे मैं आपको बताऊं, इब्तिसाम आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट लेग स्पिनर हैं ये इब्तिसाम जी, रिजर्व में आपने उनको रखा है, 8 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। जी हाँ, इनकी रिकमेंडेशन जो थी वो हमारे एनसीए के जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं उनकी तरफ से भी थी और हेड कोच की तरफ से थी, हम लोग खुद भी देख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी, बहुत टैलेंटेड बॉलर है इब्तिसाम, लेकिन फराज ने या विकेटें इतनी ली हुई थी और एतजाज़ खोकर जो एज की वजह से अपना मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गए इधर से। इन लोगों की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा थी कि हम चाह भी रहे थे कि ऐसे, क्योंकि इब्तिसाम बहुत टैलेंटेड है, मतलब उनमें एक वो चीज़ नज़र आ रही है कि एंड ऑफ द डे जाके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ऊपर की क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखते हैं, तो उनको इस वजह से रखा गया है साथ। जनाब सैयद अली उरूज नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अंडर 17 क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर इनसे कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे।
एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और अंडर 17 टीम इंग्लैंड जा रही है और उसके लिए कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं इस जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने। कोयटा के विकेट कीपर हिदायतुल्लाह को 11 शिकार करने पर टीम में रख लिया गया है। हालांकि मुबीनुर रहमान मुल्तान के बेस्ट विकेट कीपर थे जिन्होंने 12 शिकार किए थे, लेकिन मुबीन ने 84 रन बनाए थे और हिदायतुल्लाह ने 172 रन बनाए थे। तो अली, क्रेडिट तो आपको जाता है, लेकिन एक बड़ा चुपता हुआ सवाल आपसे करूंगा। समीन गुल को आपने किस परफॉर्मेंस पर मुंतखब कर लिया है? 2 मैच उन्होंने खेले हैं, 5 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं ली है। क्या वो देखने में दूसरों से अच्छे लगते हैं? देखें यार, ये बिल्कुल सारी जो अभी जितनी भी हमने बातें की हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बातें की हैं कि जिन जिन की परफॉर्मेंस थी, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा कंसिडर होते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर देखें, ये जो धरती है इसमें कम से कम ऐसी चीज़ तो हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ ज़रूर मिलती है। और जब स्पेशल चीज़ आती, देखें 65-70% जो सिलेक्शन होती है या वो बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। अगर 100% ही परफॉर्मेंस बेस्ड हो तो व्हाट आई एम डूइंग देयर। अली, आप मान रहे हैं कि सिलेक्शन में कुछ फ्लॉज हैं, आप मान रहे हैं? देखें, अब 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि कम से कम जो कंडीशन है या जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ऑन द स्पॉट देख के ना डिसीजन या लेना होता है। सबीन की जहां आप बात कर रहे हैं, सबीन जो था फ्रॉम, जैसे आपने कहा कि उसकी कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री एज सच नहीं थी, लेकिन व्हेन ही कम्स टू द ग्राउंड और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की तो वो हो गए। या मोहम्मद उमर या ये 2 ऐसे बॉलर हैं कि आप भी कभी आगे जब देखेंगे तो आप भी एकदम सरप्राइज ज़रूर होंगे कि इतनी सी एज में, स्पेशली मैं उमर का यहाँ पे कहूँगा, कि उसने 2 मैच खेले हैं, 3 मैच, एक वॉश आउट हो गया था, 17-18 विकेटें ली, लेकिन वो 140 पे बॉल करते हैं सर। वो मतलब ही इज़ वेरी स्किनी स्मॉल लैड। और सबीन गुल ऑपोजिट है, उनके लंबे चौड़े हैं लेकिन वो भी यंग हैं, नेचुरल बाउंस है और एक्यूरेट है और अच्छी भली उनकी 140 के स्पेस है। तो इस तरह का जो कोई स्पेशल केस आता है उसको भी आपने देखें रखना होता है। सारी आप बिल्कुल ही SOP फॉलो गेम्स में नहीं होती ऐसा जिस तरह दूसरी जगहों पे होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपने अपने अव्वलीन टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 6 महीने में आपको फॉर्मर क्रिकेटर बना दिया गया। अब आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी में आए, जो इतना आसान काम है नहीं। तो ये जो नौजवान बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, इन चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे? बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। नहीं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ऑनेस्टी से काम हो रहा है और जितनी एबिलिटी है या जितना कुछ सीखा है या उस हिसाब से करेंगे। और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं नहीं चाहूँगा किसी बच्चे के साथ हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत हसास होते हैं। मतलब आई सॉ फ्यू किड्स क्राइंग तो इस तरह के माहौल में बहरहाल हमने उनके जज्बात नहीं देखने होते, उनकी एबिलिटीज़ देखनी होती हैं, लेकिन उनको पूरी कोशिश होगी कि मतलब 100 कातिल जो है ना वो बच के चले जाएं, किसी बेगुनाह को फांसी ना हो या बस कब यही कोशिश है। अब देखें किस तरह होता है आगे। अली, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है और चेयरमैन PCB नजम सेठी साहब भी बहुत सारी चीज़ों में आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और बहुत से सवालात के जवाब दिए। और यहाँ पर नाज़रीन, आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में अंडर 17 टीम के बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले हमने अपने इस प्रोग्राम में एक रिपोर्ट शामिल की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि टीम के मैनेजर के लिए अली ज़िया साहब का नाम सामने आया है और कोच तैमूर खान और असिस्टेंट कोच जो है वसीम हैदर होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब ने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला ये किया है कि अंडर 19 टीम के कोच आजम खान हेड कोच होंगे, अंडर 17 टीम के और तैमूर आजम उनके असिस्टेंट होंगे। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट कल के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।